हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं 11th ऑफ नवंबर 2019 शिफ्ट 2 के अगले 20 टू 30 क्वेश्चंस, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम अपने पास है। ठीक है। प्लस जिसको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी हो, दे कैन जॉइन डिजिटल प्लस जी पेडागोजी स्पेशल, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लाइन टू जो ये मार्क्ड पीडीएफ है, उन्हीं उसी कोर्स की, जिसमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर आपको हर चीज समझाई है और विद पीवाईक्यू रेफरेंस। ठीक है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 114 क्लासेस तो सिर्फ एनआईएस की हैं प्लस इग्नू की हैं, और अलग से अराउंड 50 टू 53 क्लासेस 2022 के पीवाईक्यूज की है। ठीक है, तो आप वो जाके देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। सारी जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलो भाई, what type of learning would involve thinking and reason with practical work of manipulating objects to solve problem? किस प्रकार के अधिगम में समस्याओं को सुलझाने के लिए वस्तुओं के हेरफेर के व्यवहारिक कार्य के साथ चिंतन तथा तर्क का संयोजन होता है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एफर्ट एंड एरर एंड लर्निंग बाय सिमुलेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, उसमें सिर्फ हमें देखना होता है। लर्निंग बाय डूइंग में हमें कोई प्रैक्टिकल वर्क या फिर कुछ ऑब्जेक्ट के साथ कुछ करना पड़ता है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय एफर्ट एंड एरर, ये ना ट्रायल एंड एरर है यहाँ पे। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, तो उसमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल वर्क या फिर मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं इंक्लूड होता। लर्निंग बाय सिमुलेशन, अनुकरण, ये लर्निंग बाय सिमुलेशन नहीं है, थोड़ी सी गलत यहाँ पे दी हुई है। अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा अधिगम। ठीक है, तो क्या आएगा? लर्निंग बाय डूइंग। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हो, तो पिछली क्लास का मैंने क्वेश्चन खोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, डिसिप्लिन 2 क्वेश्चन नंबर 11। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय सिमुलेशन। इधर भी फोर्थ ऑप्शन गलत है, क्योंकि वही है जो पीवाईक्यू है, जो पीडीएफ है वो हिंदी में होगी, कन्वर्ट किया हुआ इंग्लिश में। बाकी अगर इसका रेफरेंस देखना हो, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई रेफरेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 19, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 19, ताकि आपको बिल्कुल सही लाइन पता लग जाए क्या लाइन इसकी रही होगी। ये रहा, पार्टिसिपेशन, लर्निंग बाय डूइंग और थ्रू पार्टिसिपेशन। ये है, डूइंग गिव्स द रियल एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है? इट इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? इसमें थिंकिंग, रीजनिंग विद प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ मैन्युपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ये लाइन उठाई गई है, और ये सेल्फ लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट को भी प्रमोट करता है, जो कि इसका अल्टीमेट गोल होता है कि बच्चा खुद का मूल्यांकन खुद ही कर ले। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? यहां से ये उठाई गई है। वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डाइवर्जेंट क्वेश्चन? किस प्रकार के पर्सन डाइवर्जेंट पर्सन होते हैं, जिनके एक क्वेश्चन के कई सारे जवाब होते हैं? वो होते हैं डाइवर्जेंट पर्सन। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड करेक्ट। ये तो कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। तो ये उत्तर डाइवर्जेंट का, एक क्वेश्चन के कई सारे उत्तर। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ कि भाई 15 आप किन किन नंबरों को जोड़ के बना सकते हो? ये है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या है? 7 + 8 बताओ, है ना। डाइवर्जेंट क्या कि आप 15 को किन किन तरीकों से बना सकते हो? तो इधर इधर मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे आपको। चलो जी, लो। सम इवन नंबर सच एज 16, 18, 24, 28, 32 एंड 46 आर गिवन. If you ask your students to sum any two even numbers given, then in each case they will get an even number. इसमें क्या हुआ? आपने कुछ बच्चों को संख्याएं दे दी, 16, 18, 24, 28, 32, 46। आपने बोला कि इनमें से कोई, क्योंकि सारे इवन नंबर्स हैं, तो उन्होंने आपने बोला कि इन दोनों में से कोई भी दो नंबर इवन नंबर उठाओ और उनको सम करो। फिर बच्चों ने पाया कि हम, क्योंकि सारे इवन नंबर से हम सम कर रहे हैं, तो हमारे पास इवन नंबर आ रहा था। देयर बाय स्टडिंग द वेरियस यूजेस ऑफ दिस टाइप वी कैन कंक्लूड, ऐसे ही कुछ विभिन्न उपयोगों का देखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूड किया कि सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स विल बी इवन। तो हमने एक रूल बना दिया। पहले हमने क्या लिया? एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल से क्या बनाया? रूल बनाया। तो वही लिखा हुआ है कि किन्हीं दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होगा। तो क्या इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग है? इंडक्टिव में क्या, पहले एग्जाम्पल लेंगे फिर रूल बनाएंगे। तो यही तो किया है, पहले एग्जाम्पल लिया इन चीजों का, फिर रूल बना दिया उन चीजों का, है ना। ये बना दिया, एनी दो, किन्हीं भी दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन ही होगा। तो इंडक्टिव रीजनिंग है, तो उसका क्या आएगा? ओनली वन। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था। विच लर्निंग अप्रोच इज अ स्पेशल स्मॉल ग्रुप अप्रोच इन विच द डेमोक्रेटिक प्रोसेस लाइज ऑन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड कलेक्टिव रिकॉर्ड्स।
कौन सा अधिगम उपागम एक विशेष छोटे समूह का उपागम है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, समान अवसर तथा सामूहिक परितोषिक निहित है? ये मैंने आपको ऑलरेडी 11 नंबर शिफ्ट में करवा दिया कि भाई ये क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर में मिलेगा। देखो ये तो है नहीं लर्निंग सेंटर अप्रोच, इधर तो आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, इनमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोलैबोरेटिव होता तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, यहाँ पे अगर कोलैबोरेटिव होता। कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है और कोलैबोरेटिव लर्निंग में एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबल टू ईच अदर। समझ गए? कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे आप गूगल मीट पे बहुत सारे मीटिंग में जुड़ते हैं, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। समझ पा रहे हो? ठीक है। और कलेक्टिव रिकॉर्ड्स होते हैं, इसमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं है, कलेक्टिव रिवॉर्ड्स हैं, ये रिवॉर्ड्स, रिकॉर्ड नहीं है, रिवॉर्ड्स है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 या 134, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 109, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 109 एंड आई हिट एंटर। ये रहा, ये फिर से बता रहा हूँ, ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गोल कोऑपरेटिव लर्निंग के आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें एकेडमिक अचीवमेंट है, डायवर्सिटी की विविधता की एक्सेप्टेंस है और सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट है। ये एक स्पेसिफिक स्मॉल ग्रुप अप्रोच है जिसके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है और ग्रुप रिवॉर्ड्स होते हैं। बस ये क्वेश्चन उठाया गया। आप बोलोगे सर ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं मैच खा रहा, क्योंकि ये पेपर जो आंसर किया उसमें हिंदी में आया था, कन्वर्ट किया, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस हो गया, बट बाकी ऑफिशियल पेपर में बिल्कुल ही डिट्टो उठ के आया था। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, कौन सा गया ये ऑप्शन थे तो कोऑपरेटिव लर्निंग। देखो आप चाह के बिना ऐसा एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आप कितनी ट्राई कर लो, कोशिश कर लो, चाह के भी ऐसा नहीं कर पाओगे। आंसर की में भी देख लो, टेक्स्ट बुक पर भी देख लो, है ना, क्वेश्चन ढूंढो, नहीं कर पाओगे भाई। और ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ मैंने अपने टाइम पे कर लिया था ये, मैंने मुझे अपने टाइम की क्वेश्चन याद है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है। हाँ कुछ कुछ थोड़ा सा भूल चुका हूँ, बट मैक्सिमम याद है कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन प्रॉब्लम्स? निम्नलिखित में से कौन सा मानव समस्याओं के बारे में सच नहीं है? दे रिक्वायर पेशेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। दे कैन बी सॉल्व्ड विदाउट सेल्फ अवेयरनेस, उन्हें आत्म जागरूकता के बिना हल किया जा सकता है। इनके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, वे बहुत जटिल होती हैं। दे रिक्वायर इनसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें समझने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो भाई बिल्कुल पेशेंस लगता है प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। कॉम्प्लेक्स होती हैं भाई प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ठीक बात है। और दे रिक्वायर इनसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमें अंतर्दृष्टि की रिक्वायरमेंट होती है। दे कैन बी सॉल्व विदाउट सेल्फ अवेयरनेस, नहीं, सेल्फ अवेयरनेस के बिना उन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। कोई भी समस्या हो, फॉर एग्जाम्पल आपके मॉक में स्कोर नहीं बन रहा, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट कम है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं आता, किस सब्जेक्ट से आप दूर भागते हो, सिंपल सी वो बात है। तो नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन प्रॉब्लम्स, तो यही ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट द स्टीप, इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट नहीं है। देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट द स्पीकर्स, वक्ताओं के बिना कोई भाषा नहीं है। लैंग्वेज इज द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिक्शनरीज कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी स्पीकर। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इन तीनों में से गलत कौन सा है? अब चलो देखते हैं भाई। देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट स्पीकर्स, क्या वक्ताओं के बिना कोई भाषा हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। लैंग्वेज कब होगी? जब कोई बोलने वाला तो हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत है, अब संस्कृत को जो सरकार है वो इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई संस्कृत बोलने वाला नहीं होगा, एट द एंड क्या खत्म ही हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट स्पीकर्स। बोलने वाला नहीं होगा तो लैंग्वेज कहाँ एग्जिस्ट करेगी, और उसमें मॉडिफिकेशंस कैसी आएंगी? जो आज हम हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज की हिंदी नहीं है, वो हजारों सालों चलती हुई आ रही है, और कन्वर्ट या लाइक क्या ट्रांसफॉर्म होती आ रही है पर्सन टू पर्सन से, जब हमारे पास जो अभी आज के फॉर्म की हिंदी हमें मिल पाई है। लैंग्वेज इज द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा केवल संचार का एक साधन है। नहीं भाई, ओनली मीन्स तो नहीं है।
लैंग्वेज इज द ओनली मीन्स। तो दूसरा पॉइंट तो गलत हो गया, गलत ही पूछा हुआ है, दूसरा पॉइंट गलत है। डिक्शनरीज कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी स्पीकर, किसी भी स्पीकर की मदद के बिना शब्दकोश तैयार किया जा सकता है, नहीं भाई ये भी गलत है, विदाउट आ गया नेगेटिव है। तो डिक्शनरी जितनी भी हैं, शब्दकोश हैं, ये स्पीकर की हेल्प से ही डेवलप की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई वर्ड बोल दिया, अब चलते फिरते मैंने वर्ड बना दिया डिट्टो, कि भाई डिट्टो सेम है। अब डिक्शनरी को रेफरेंस भी तो चाहिए कहाँ से, भाई ये डिट्टो शब्द आया कहाँ से, कैसे कैसे, नहीं तो उस चीज का थोड़ा सा यहाँ पे चीज बात करी गई है ना। तो यहाँ विदाउट नहीं, तो दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, तो पूछा हुआ इनकरेक्ट, तो दूसरा और तीसरा गलत है। अच्छा अब इसका ना रेफरेंस दिखाना हो मुझे तो 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर 6, 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर कौन सा है, 6। चलो भाई, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज। ऑर्डिनरी, अच्छा ये क्वेश्चन भी आ रखा गया आगे आने वाले पीवाई के उसमें। ऑर्डिनरी पीपल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज एज अ ओनली मीन्स ऑफ लैंग्वेज, की जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो लैंग्वेज को सोचते हैं कि ओनली मीन्स ऑफ लैंग्वेज है। बट जो लिंग्विस्ट हैं, जो कि भाषा को समझते हैं, भाषा को पढ़ते हैं, वो ही समझते हैं कि जो लैंग्वेज है वो पेयरिंग है, वो समूह है किस चीज का, ग्रामर का और डिक्शनरी का। एक बात तो ये, दूसरी बात देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट स्पीकर्स, बोलने वाले नहीं होंगे तो सुनने वाले कौन होंगे, लैंग्वेज ही नहीं हट जाएगी। डिक्शनरीज एंड ग्रामर्स कैन नॉट बी मेड अनलेस देयर आर स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज who would participate with linguists or people to prepare dictionaries or grammar। तो डिक्शनरीज और ग्रामर नहीं बनाई जा सकती जब तक स्पीकर्स ना हो, क्योंकि स्पीकर्स ही लिंग्विस्ट के साथ बैठेंगे और उन्हें बताएंगे कि भाई क्या कैसे आप डिक्शनरी बना सकते हो, किन वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, प्लस ये दो पॉइंट भी आगे आने वाले आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे कि स्पीच कम्युनिटी एक वाइटल पार्ट है हमारे लैंग्वेज और उसकी यूसेज का। स्पीच कम्युनिटी होती क्या है बेसिकली, बेसिकली कुछ नहीं, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो फॉर्म होता है जो एक गिवन लैंग्वेज को बोलती है और उसी लैंग्वेज को कोई शेप और स्टैंडर्ड दे देगी, तो वो स्पीच कम्युनिटी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस दिखा दिया है, 2 सेकंड रुकना। ये रहा, तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से टेक्स्ट बुक पर क्वेश्चन नंबर 16, तो सिर्फ 18% बच्चों ने सही उत्तर दिया, मतलब काफी सारे बच्चों का यहाँ पे गलत उत्तर है। ठीक है, इसका है 2 और 3। According to Gardner, what type of intelligence enables individual to use high level of physical movements and control expressions? तो इंट्रापर्सनल नहीं, बॉडीली मूवमेंट्स की बात करी गई है, लैंग्वेज नहीं, इंटरपर्सनल नहीं, तो ये शारीरिक गतिशीलता आएगी, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की हिंदी में आई थी तो कन्वर्ट किया तो सब फिजिकल मोबिलिटी। बाकी ऑफिशियल पेपर में आपको यहाँ बॉडी का एस्थेटिक्स दिखेगा, बॉडी का एस्थेटिक्स, जो कि उसका एक वही था उन सभी में से, है ना, इंटेलिजेंस का टाइप था। लो भाई, विच लर्निंग मेथड अलाउज फेस टू फेस कन्वर्जेशंस एंड डिस्कशन यूजिंग कंप्यूटर्स? तो बेसिकली आपने देखा ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ऑप्शंस में कोऑपरेटिव लर्निंग है, ऑप्शंस में लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है और लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है। सहयोगपूर्ण सीखना, सहकारी सीखना शिक्षा, और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, शिक्षण केंद्रित शिक्षा, ये बात करिए। तो जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शंस होती हैं मेनली ऑन गूगल मीट, गूगल मीट की बात करी गई, कंप्यूटर्स की बात करी गई है, ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में बात करी गई है, तो कौन सी, कोलैबोरेटिव। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको 11 नवंबर शिफ्ट 1 में बता चुका हूँ ऑलरेडी इसके बारे में, है ना। बाकी अगर रेफरेंस दिखाना हो 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 112, ये आगे आ जाएगा। ये रहा, ये किया हुआ है ना। तो यहीं पे लिखा होता है हर बंदे की अपनी एक दूसरे से अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबल टू ईच अदर। दिस मेथड अलाउ फेस टू फेस कंजर्वेशन सॉरी कन्वर्जेशंस एंड डिस्कशन यूजिंग कंप्यूटर्स लाइक ऑनलाइन फॉर्म्स, चैट रूम्स। बाकी मेथड्स आपको आप भी आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कन्वर्जेशन एनालिसिस है और स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है। ठीक है, ये हैं कुछ कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग की डिफरेंसेस, ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, बता दिया। ठीक है, चलो जी।
Which strategy can be adopted by a teacher for preventing indiscipline in the classroom? कक्षा में रोकथाम और अनुशासन के लिए शिक्षक द्वारा कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है? पहला, engage students in various variety of tasks which are both challenging and interesting. दूसरा, students must be provided with clear instruction to enable them to go ahead with their work. Third, restrain students from giving a long list of prohibitions and restrictions expected to be maintained. छात्रों को विभिन्न कार्यों को संकलन करना जो चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प दोनों हो। छात्रों को स्पष्ट निर्देशों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपने काम में आगे बढ़ सकें। प्रतिबंधों की लंबी सूची को बनाए रखने से रोकना अपेक्षित है। थोड़ा सा हिंदी कन्वर्जन गलत है। बस बेसिकली बात है, इंडिसिप्लिन आपको रोकना है तो क्या कर सकते हो? बिल्कुल ठीक बात है भाई, बच्चे बोर हो रहे होंगे, शायद इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे होंगे, तो आप उनको एक एंगेजिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करो। दूसरी चीज है, स्टूडेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि उन्हें क्या करना है, फिलहाल इस एक्टिविटी में तुम्हें क्या करना है, तो बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरा है कि उन्हें तुम या एज अ टीचर एक लंबी लिस्ट ऑफ प्रोविजंस मत दो, रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ कि नहीं बेटा सीट से नहीं उठना, नहीं बेटा पेंसिल निकालनी, नहीं बेटा हिलना नहीं है, नहीं बेटा बैग से कुछ निकालना, तो रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाओगे उतने ही वो बंधा हुआ फील करेंगे और उतना ही वो खुलने का ट्राई करेंगे। समझ पा रहे हो? तो 1 2 एंड 3 लेट्स डांस। ठीक है, आसान से सबने कर दिया। बाकी रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार जाके पढ़ लेना। 502 ब्लॉक 2 पेज नंबर 32, 502 ब्लॉक 2 पेज नंबर 32 में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप जाके इसको और पढ़ सकें, क्योंकि इसमें और इनडिसिप्लिन लिखा रखे हैं। स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन क्या क्या है, आप स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला है टास्क ओरिएंटेड एटीट्यूड इस्तेमाल करो। मैनिफेस्ट कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस दिखाओ बच्चों में, या फिर थोड़ा सा लाइक जो भी बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उसको एज अ पर्सनल अटैक मत लो, वो जर्नली बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, बच्चों को प्रेज करो, अप्रिशिएट करो। अननेसेसरी एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब ये है कि जबरदस्ती कोई प्रोहिबिशंस बेसिकली लाइन उठा रखी है कि प्रोहिबिशंस मत लगाओ, रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ बच्चों में। इवॉल्व रूल, जो भी रूल है क्लासरूम का वो बच्चों के डिस्कशन के थ्रू ही बनाओ आप। एंश्योर दैट अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी, लाइक कि प्रॉपर लाइट नहीं है, पंखा बंद हो चुके हैं, गर्मी लग रही है बच्चों को, लाइट आई नहीं रही स्कूल में, बेसिकली वो बात। रिड्यूस कन्फ्यूजन्स वाइल गिविंग असाइनमेंट्स, बेसिकली आपको बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन देने हैं कि उन्हें क्या काम करना है। मैनिफेस्ट कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स, एक बार पढ़ लेना। मेंटेन कॉन्टेक्ट विद द होल ग्रुप, स्टे विद रीजनेबल लिमिट्स इन द क्लासरूम। ज़्यादा बच्चों से फैमिलियर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक ना अच्छा पॉइंट है। और मे भी आप इस पॉइंट को गलत मार्क करके आओ तो इसको आप लिख लेना, देयर इज नो नीड टू बी ओवर फैमिलियर विद द स्टूडेंट्स। वहाँ पे ऐसा काम आपका टीचर है तो वहाँ पे वहीं आप बन के रहो। समझ गए? तो ये ऐसा पॉइंट है जो शायद आप गलत मार्क करके आओगे, बट ये इज अ पॉजिटिव पॉइंट। देयर इज नो नीड टू बी फैमिलियर विद द स्टूडेंट्स। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? तो तीनों ऑप्शन यहीं से उठा रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्निंग प्रोसेस फीचर, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रियाओं की विशेषता है? लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, अधिगम लक्ष्योन्मुख है। लर्निंग इज थॉटफुल प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूस भी है, गोल ओरिएंटेड भी है, थॉटफुल प्रोसेस भी है। तो पहला भी है, दूसरा भी और तीसरा भी है। ये आप सभी ने कर दिया होगा। रेफरेंस अगर मैं बात करूँ 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 10, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 10 पे आपको ये सारे के सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग के वो मिल जाएंगे। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, लर्निंग इज इंटेंशनल, एक्टिव प्रोसेस है, इंडिविजुअलिस्टिक है, और लर्निंग आउटकम है आपके इंटरेक्शन का विद द इन्वायरमेंट, और लर्निंग ट्रांसफरेबल है बेसिकली, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वो पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम आगे। अब हम आगे हैं डिसिप्लिन। देखो हमारा डिसिप्लिन 1 कंप्लीट हो गया है और डिसिप्लिन 2 के हम लास्ट क्वेश्चन ये वाला हम कर चुके हैं जिसका 1 2 3 उत्तर आएगा। अब हम आ चुके हैं डिसिप्लिन 3 के। अब हम ट्राई करेंगे इसके ये 20 क्वेश्चन कवर करने का। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन चलते हैं। अभी जिस किताब से मैंने उठाया है वहाँ पे क्या हुआ था, वो बस इंग्लिश भी दे दी, हिंदी भी दे दी, तो आप सीधा ये, क्योंकि लैंग्वेज ही इंग्लिश में क्वेश्चन, तो इंग्लिश में आप पढ़ो। मोर देन अ डिकेड हैज पास्ड सिंस द हाउस वॉज, तो इसमें जो आपको लास्ट में चीज फिल इन द ब्लैंक्स दिया उसमें बताना है, बिल्ड आएगा, बिल्ट आएगा, और इज बिल्ड आएगा, या फिर बिल्डिंग आएगा। बताओ। तो देखो बिल्ड या फिर बिल्ड की हम बात करें तो एक वर्ब है और वर्ब लास्ट में आ रही है। बेसिकली जो सेंटेंस है ये पैसिव फॉर्म में है। ये बात हमारे समझ आ गई? क्योंकि अगर एक एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस होता तो ये होता है ना, आई एम बिल्डिंग अ हाउस, तो बिल्डिंग वर्ब बीच में आती है, सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, मोर देन अ डिकेड हैज पास्ड सिंस दिस हाउस, दिस ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, और लास्ट में क्या आ रहा है,
सॉरी वॉज तो हेल्पिंग वर्ब होगी, लास्ट में वर्ब आएगी। मतलब क्या है, बिल्ड है कि बिल्ट है, तो ये पैसिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म में हमेशा जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो दैट इज बिल्ट। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को बिल्ड और बिल्ट में दिक्कत आ रही थी तो बिल्ट आएगा, समझ गए? पैसिव फॉर्म में है ये। अब इधर वो आपका रूल नहीं अप्लाई कि वॉज के बाद सेकंड फॉर्म आएगी या फिर जो भी आएगी, समझ पा रहे हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, पैसिव फॉर्म अगर सेंटेंस है पैसिव फॉर्म में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया, विच काइंड ऑफ एम्स, कौन कौन से दो एम्स दिए हैं, नैरोवर और ब्रॉडर, दोनों की दोनों की हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, तो बोथ 1 and 2, आप सभी ने इसका उत्तर ठीक कर दिया हुआ। इसका रेफरेंस दिखाऊं क्या? रेफरेंस यार वैसे पिछली क्लास में दिखा चुका हूँ, कितनी बार रेफरेंस दिखाऊं एक ही चीज का, है ना? वैसे मेरे ख्याल से नीड है नहीं, बट देख लो। पता है मुझे क्या लगता है कि कुछ बच्चे ना बेचारे वो ज़्यादा बोलते नहीं है, और वो ना अंदर अंदर बेचारे कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया, दो काइंड ऑफ एम्स है मैथमेटिक्स के, ब्रॉडर और नैरोवर, समझ गए? तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया 504, ब्लॉक के पेज नंबर 47, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीन्स द सेम, उस शब्द को चुनिए जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ये हिंदी कहाँ से आ गई? तो बेसिकली इसका सिनोनिम चुनना है। अपलॉड मीन्स अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर यू। अपलॉड मतलब तालियां, प्रेज करना, तो वही सेम बताना है, तो प्रेज, तारीफ करना, प्रेज करना, चीयर करना, ये सारे अपलॉड हो गए। ब्लेम आपको पता ही है, किसी भी दोष लगाना। हेल्थ, हेल्थ पता ही आपको क्या होती है। कर्स मतलब किसी पे क्या करना, शराब देना किसी को, ठीक है भाई। इंग्लिश मत पढ़ना इसकी, इंग्लिश बेकार दी हुई है, हिंदी पढ़ो पहले। सभी या कुछ भी नहीं, संकुल में क्रिया प्रसूत व्यवहार हासिल नहीं किया जा सकता, यह आमतौर पर धीरे धीरे सीखा जाता है। यह उपयुक्त कथन क्रिया प्रसूत मॉडल के अनुकूलन के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का निर्माण करता है? बेसिकली ऑफिशियल आंसर की हिंदी में आई थी, तो ये हिंदी का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। देखो ये ऑफिशियल आंसर की है, ऑप्शंस मत देखना, क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ बस, कुछ या मतलब बेसिकली सेम लैंग्वेज है। अब इंग्लिश वाले देख लो, पढ़ा दी हिंदी वालों को। Operant behavior is not achieved in all or nothing. It is usually taught slowly. The statement above represent which of the following principle of optimization in operand model? इनमें से बताओ कौन सी जो ये स्टेटमेंट है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इज नॉट अचीव्ड इन ऑल और नथिंग, इट इज यूजुअली स्लोली टॉट। देखो अगर आपको ना ये स्टेटमेंट समझ आ गई तो बेस्ड ऑन ये स्टेटमेंट की लैंग्वेज आप इस क्वेश्चन को मार्क कर दोगे। कैसे? कैसे तो ऐसे, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगी, या फिर एकदम ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा। पहली बात ये, इज नॉट अचीव्ड इन ऑल और नथिंग, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सीख जाओगे, और ऐसा भी नहीं है एकदम से आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये धीरे धीरे लिखा हुआ ना, इट इज यूजुअली टॉट स्लोली, ये धीरे 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 आती है। कैसे? धीरे 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 धीरे। तो जनरलाइजेशन वो तो स्टिमुलस का होगा, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस नहीं, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट नहीं। जब हम कोई मिट्टी का पुतला बनाते हैं, जो कोई चीज बनाते हैं, वो क्या है? शेप ही तो करते हैं उसको, धीरे धीरे बनती है, एकदम से तो नहीं बनेगी। और ऐसा भी नहीं कि एकदम से कुछ भी नहीं बनेगा, धीरे धीरे बननी स्टार्ट होती है, और उसे हम क्या करते हैं? शेप करते रहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड शेपिंग। समझ गए? आसान क्वेश्चन था। अभी जो आपको सोर्स दिखाने वाला हूं उसकी एज सच नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली थी, होता क्या है, अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑलरेडी पढ़ी हुई, तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते थे और दिया भी होगा। समझ गए? अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पेज नंबर 199। देखो प्रिंस, यहाँ मैं थ्योरी नहीं पढ़ा, थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा कहाँ सा क्या है क्या नहीं, ठीक है? यहाँ थ्योरी की क्लास नहीं चल रही। प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट और एक्सटेंशन आपको पता है क्या होता है? रीइंफोर्समेंट, जब हम कोई चीज देते हैं कि ले भाई उसका जो बिहेवियर है जो हम चाह रहे हैं कि वो कॉपी करे, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से। एक्सटेंशन, खत्म होना। इमीडिएसी ऑफ रीइंफोर्समेंट, जितनी जल्दी आप अपना स्टिमुला या फिर रीइंफोर्समेंट प्रोड्यूस करोगे, उतनी उसके सामने दिखाओगे, उतनी जल्दी उसके रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, ये बात है। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई मतलब अलग अलग स्टिमुले से आपको शायद अलग अलग रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। अगला है जर्नलाइजेशन, काफी बार क्या होगा वो जर्नलाइज कर देगा स्टिमुलस को, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल बेल बजाई आपने
और बेल से मिलती जुलती आवाज भी होगी तो उसके मुंह से राल टपक पड़ेगी। अगला इज शेपिंग, दोनों ये उसके बारे में बात करी है, क्या क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के चक्कर में बात करी गई है, बट उसकी आप चिंता मत करना, वही सेम चीज है। शेपिंग या फिर ऑपरेंट कंडीशन में जोड़ लो ना जनरलाइजेशन में, कि एक लड़की है वो अपने दादाजी को दादा बोलती है। अब होता क्या है, उसको कोई राह चलता कोई सेम कुर्ते पजामे में दिख गया तो उसने उसको दादाजी बोल दिया, जनरलाइज कर दिया, दिखने में बड़ा सिंपल सेम लगा। तो शेपिंग यहां से क्वेश्चन उठाया गया है, ऑपरेंट बिहेवियर इज नॉट एक्वायर्ड इन ऑल और नथिंग पैकेजेस, इट इज यूजुअली लर्न स्लोली लिटिल बाय लिटिल। ठीक है, यहां से उठाया गया शेपिंग। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? बिहेवियर चेंज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई बिहेवियर सीखते हैं उसमें ये नहीं है कि हम कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी सीखते हैं, तो गाड़ी में ये नहीं है कि सिर्फ हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी हम क्या सीख रहे हैं, भाई गाड़ी में बैठना कैसे है, फिर बेल्ट लगानी है, फिर चाबी डालनी है, फिर जो क्या होता है वो हैंड ब्रेक नीचे खींचना है, फिर गाड़ी स्टार्ट करनी है, फिर पहला गियर डालना जब जाना है, तो बेसिकली बिहेवियर चेंज बन जाती है। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, उसमें हमने देख लिया था कि फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है, वेरिएबल इंटरवल में, फिक्स्ड रेशियो में, और वेरिएबल रेशियो में क्या क्या चीजें होती हैं, आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। ठीक है, मेरा जो काम का मतलब था बताने का मैंने बता दिया। इसमें क्या था, शेपिंग। इन द बुक ऑफ मैथमेटिकल डिस्कवरी, Dash defines problem solving as the conscious search for some actions which is appropriate to attain some clearly conceived but not immediately attainable aim। अपनी पुस्तक गणितीय डिस्कवरी में डैश ने समस्या को हल करने के कुछ स्पष्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यवाही के लिए सचेत खोज के रूप में परिभाषित किया। पता नहीं, ये हिंदी तो मुझे ना आधी समझ नहीं आती जिस हिसाब से इसकी लैंग्वेज होती है, इतने खतरनाक वर्ड डाल देंगे, संक्षिप्त, प्राप्त, प्राप्त चलो ठीक है, पर समझ पा रहे हो मेरे को तो ऐसा बेसिक आती है, बट ये इतनी डिटेल में कहाँ से कहाँ नहीं पकड़ नहीं पाता। तो बेसिकली बात इज कि किसने बोला है अपनी किताब मैथमेटिकल डिस्कवरी में, ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। कौन सी 11 पिछली क्लास का मतलब पिछली शिफ्ट 11 नवंबर शिफ्ट 2 में, जिसमें मैंने बताया जो मैथमेटिकल डिस्कवरी किताब है किसने लिखी थी। अगर आपको याद हो, काफी में से आपको याद हो, जॉर्ज पोयला साहब ने ही मैथमेटिकल डिस्कवरी किताब लिखी थी। अब उसमें जो भी बोला उन्होंने बोला होगा, उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कुछ नहीं, कॉन्शियस अप्रोच है। ठीक है, जिसको हम धीरे धीरे अटेन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम इमीडिएटली उसका उत्तर निकल आएगा, बात ये है। ठीक है, बाकी अगर इसको बताना हो 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 41, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 41, जहां पे मैंने ये एनजे फाइन की करवाई थी ना कल, आउटपोस्ट वाली और हिलबर्ट वाली फॉरवर्ड लुकिंग की, तो वहीं पे तो था जॉर्ज पोयला साहब ने मैथमेटिकल डिस्कवरी किताब लिखी, और ये मैंने मार्क भी किया हुआ था उस टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी कोर्स में कर चुके हैं। तो आपको अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से उठाई गई है 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 41। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। दे वॉन्ट हिम टू डाई सो दैट दे कैन इनहेरिट हिज वेल्थ, नो एरर। बताना है इस पूरे क्वेश्चन में एरर कहां पे है। दे वॉन्ट हिम टू डाई सो दैट दे कैन इनहेरिट हिज वेल्थ। बताओ भाई, देखो इन क्वेश्चंस में ना, खासकर एरर वालों में, आपको बेसिक एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद होना चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम कैसे करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग, है ना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग। एक तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, दे वॉन्ट हिम टू डाई सो दैट दे कैन इनहेरिट हिज वेल्थ। पहली बात तो देखो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज क्या देखने की है, यहाँ पे कैन है और दे वॉन्ट हिम टू डाई, बेसिकली सारा का सारा सिस्टम सिंपल प्रेजेंट में मान लो वहीं चल रहा है। दे वॉन्ट हिम टू डाई सो दैट दे कैन इनहेरिट हिज वेल्थ। बाकी अगर आप बोल रहे हो सर अब क्या यहाँ पे हो सकता है दे वॉन्टेड हिम टू डाई, अगर यहाँ पे दे वॉन्टेड हिम टू डाई होता तो यहाँ पे कुड लगाना पड़ता, बट ये सब कुछ पूरा स्टेटमेंट ऑलरेडी ठीक है ही, तो क्या आएगा इसका, नो एरर। तो नो एरर यही आ जाएगा इसका, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं स्टेटमेंट में। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मैंने बताई थी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हम ऑलरेडी अब काफी सारे आपको बता चुका हूँ। पहले लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद कंक्रीट मटेरियल थ्रू एक्सपीरियंसिंग आइडियाज इन कंक्रीट वेज, ये सवाल पिछले वाले शिफ्ट में आया था। और दूसरा इज बीइंग एबल टू रीजन विद आइडियाज विदाउट नीडिंग कंक्रीट मटेरियल। बेसिकली दो टाइप ऑफ थिंकिंग होती है, एक इंट्यूटिव थिंकिंग होती है, एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होती है, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें लर्निंग होती है हमारी एक्सपेरिमेंटिंग विद कंक्रीट मटेरियल्स,
ठोस सामग्री के साथ हम कोई भी मैनिपुलेशन छेड़छाड़ करते हैं तब वो होती है इंट्यूटिव थिंकिंग। सेकंड इज रिफ्लेक्टिव, जो कि हम विदाउट एनी कंक्रीट मटेरियल सिर्फ बेस्ड ऑन आइडियाज एंड रीजंस दिमाग में ही कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी पिछली शिफ्ट में करवा चुका हूँ। तो ओनली 2 इज द राइट उत्तर, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको दिखाना है 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 43, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 43 आएगा। ये भी करवाया था ना, इंट्यूटिव थिंकिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, तो ये लाइन सेम उठा रखी है। रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग मींस बीइंग एबल टू रीजन विद आइडियाज विदाउट नीडिंग कंक्रीट मटेरियल, और ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेगा। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई, चले आगे, चलते आगे। टू पुट वंस बेस्ट फॉरवर्ड, इस ईडियम का आपको मतलब बताना है। टू पुट वंस बेस्ट फॉरवर्ड की अपना सबसे मतलब तो इसका हिंदी में कुछ होगा नहीं, तो मतलब बेस्ट, अपना बेस्ट देना। फाइंड और मीट बाय चांस नहीं, बिकम कूल नहीं, डू वंस बेस्ट, यही तो है। बेस्ड ऑन, देखो ईडियम फ्रेज मेरे को जनरली बहुत आसान लगते हैं। बेस्ड ऑन लिखा क्या हुआ है तो हम समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है ना। माँ का स्कोर नहीं, कुछ जबरदस्ती दे रखा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, सबने कर दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग is are the major aims of mathematics education while considering the broader and narrower aims। तो broader और narrower aims हमारे जॉर्ज पोलियर साहब ने दिए थे। उसके अलावा कुछ मेजर एम्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के होने चाहिए, और इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद लाइक थ्रू आउट द अपनी स्कूल स्टडीज करने के बाद आपके पास क्या क्या लाइक हो सकता है, ये कहने का मतलब ये। टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ, बिल्कुल ठीक बात है। टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हायर स्टडी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हायर स्टडी का मतलब यहाँ पे वो नहीं है फर्स्ट क्लास में पढ़ा के सेकंड में जा पाओ, वो नहीं। हायर स्टडी मतलब 12th में आपने पढ़ी ताकि आप ऊपर जो भी आपको लाइक प्रोफेशनली कुछ करना है तो आप हायर स्टडीज में मैथ पढ़ पाओ, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ठीक है, दोनों बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। बाकी अगर ये क्वेश्चन दिखाना हो, क्वेश्चन नंबर 9 है 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 51। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर, क्योंकि काफ़ी सारे मेजर एम्स हैं, ताकि आप मैं दिखा भी दूं कि और क्या क्या मेजर एम्स है। ये हमने किया था ना जब मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, जहाँ पैटर्न्स एंड प्रोसीजर्स वगैरह किए थे, रीजनिंग एंड प्रूफ वगैरह किए थे, तो ये है सेम लाइन, डिटो लाइन यहाँ से उठा रखी है, बिल्कुल लाइन यहाँ से उठा रखी है। देखो ये ब्रॉडर नैरोवर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, द फॉलोइंग आर सम मेजर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। पहला क्या है, बच्चों के अंदर पावर ऑफ थिंकिंग और रीजनिंग को डेवलप करना, और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम से अपनी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाए, वो अपने एनवायरनमेंट और कल्चर से एक्वेंट कर पाए, मतलब वहां पे अपने आप को अडेप्ट कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए। तो एक पॉइंट आपको ये मेन लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। बच्चे अलग अलग टेक्निकल और फ्यूचर प्रोफेशनल्स के लिए रेडी हो पाए, हायर स्टडी के लिए रेडी हो पाए, और बच्चों टू डेवलप द चाइल्ड द पावर ऑफ इन्वेंशन, खोज की ताकत उनमें पैदा करना। मैंने ये पॉइंट मार्क इसलिए करवाया क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मेजर इन आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप इसको मार्क कर दोगे, इसको भी कर दोगे, इसको भी कर दोगे, इसको भी कर दोगे, इसको भी कर दोगे। शायद आप सोचोगे कि यार ये ऐसे कैसे, मैथ का मेजर एम ये कैसे है कि एनवायरनमेंट और कल्चर के साथ को अंडरस्टैंड करना, उधर अडेप्ट करना, एक्वेंट करना, ये कैसे आ गया। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, बाकी तो आप सारे मार्क कर दोगे। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है भाई। वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, तो बताओ भाई, फ्लीट, शॉल, मार्टियर, साइनिक। काइनिक बोल लो, साइनिक बोल लो, मतलब समझ आना चाहिए। चलो भाई, अब कितने क्वेश्चन बच गए? 10वें पे आ गए ना, 10 क्वेश्चन और बच गए बस, बिल्कुल ठीक है। अब तो आसान क्वेश्चन है, सारे आसान क्वेश्चन है। डिसिप्लिन 4 तक मैं सारे एनालाइज कर चुका हूँ, डिसिप्लिन 5 की नहीं की अभी, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है शिफ्ट में। वन डाइज फॉर नोबल कॉज, तो फ्लीट, फ्लीट होता है शिप्स का, जहाज का ग्रुप। शॉल भी क्या होता है, मछलियों का ग्रुप। साइनिक होता है, फिर सैनिक बोल लो, काइनिक बोल लो, ये वो बंदे होते हैं जो हर दूसरे बंदे को, फिर हर बंदे को स्वार्थी समझते हैं। वही समझते हैं कि कोई भी इस दुनिया में जो काम कर रहा है वो खुद के फायदे के लिए कर रहा है, ये होते साइनी लोग। और मार्टियर आपको पता ही है कि जो भाई नोबल कॉज के लिए, फिर जिन्हें हम कहते हैं शहीद, वो होते हैं मार्टियर। सबने इसका उत्तर दे दिया होगा, ठीक। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कम्स अंडर द लेवल 2 ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, आप सभी ने इसको कर दिया होगा, एक बार आप देख लो, ये रहा। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, दूसरा है मेंटेनिंग ऑर्डर, तीसरा है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो बताओ भाई क्या हो सकता है इसमें? मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, अच्छा पारस्परिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार आपको पता होना चाहिए।
मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर और गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आते हैं स्टेज 2 में, और ये आता है स्टेज 3 में। इसके साथ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी आता है स्टेज 3 में, सॉरी लेवल 3 में, है ना। ये लेवल 3 में, और उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशनशिप, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, और लेवल 2 में ये दो स्टेजेस। लेवल, रुक जाओ यार, ये पता नहीं घर वाले भी ना इतना शोर कर रहे हैं, 2 सेकंड रुकना। अरे चलो भाई, थोड़ा मैं ही वो हो गया था बोलने में, बाहर से पता नहीं घर वाले इतना शोर कर रहे हैं। घर पे भाई वगैरह आया था तो आवाज ही आवाज, पै 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 पै, है ना। तो कहने का मतलब ये आपको समझ आ गया, ये लेवल 2 की है, ये लेवल 3 में आती है, लेवल 3 की 5th स्टेज है। इसके बाद 6 स्टेज भी है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की, ये स्टेज नंबर 3 है, स्टेज नंबर 4 है, लेवल 2 के अंदर आती है। ठीक है, तो 2 एंड 3 सबने कर लिया हुआ। अपोजिट ऑफ मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल सीधा, सीधा मतलब मान लो बिल्कुल स्टेबल मान लो, या फिर यूनिफॉर्म मान लो, लाइक इसमें कोई भी ऊपर उतार चढ़ाव ना हो। तो वेरिएबल नहीं, ओपन तो खुला हुआ होता है, वेग मतलब अनक्लियर होता है, धुंधला, कांस्टेंट। ठीक है, सबने कर दिया हुआ। वन वर्ड टू अ सिंगल और अनमैरिड लाइफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऐसा आदमी या तो सिंगल है या फिर वो अनमैरिड है। रेवोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या होता है, क्रांति होती है। प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल लिखा हुआ है, PL वाला लिखा हुआ है ये। सॉवरेन, सॉवरेन वो है जहाँ पे सॉवरेंटी क्या होती है, जहाँ पे किसी राजा या रानी का राज चल रहा हो फिलहाल। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब ही अविवाहित होता है, सेलिब्रेट का मतलब ही क्या होता है, अविवाहित। तो ठीक है, क्लियर हो गया मतलब। ठीक है जी, अगला देखो। वाइल टीचिंग अ टॉपिक बेस्ड ऑन फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड, a teacher announced the formula of finding out the interest as interest I as PRT बटे 100, which method of teaching the मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज एम्प्लॉयड हियर। सबको बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्याज की राशि का पता लगाने के आधार पर किसी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक ने पहले ही फॉर्मूला बता दिया, पहले ही रूल बता दिया, तो बताओ यहाँ पे कौन सी जो भी पद्धति बोल लो या फिर कौन सी अप्रोच लगाई, डिडक्टिव इंडक्टिव, तो पहले ही फॉर्मूला बता दिया और बच्चों को बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये है डिडक्टिव अप्रोच, तो ओनली वन इसका उत्तर है। बाकी क्वेश्चन नंबर कौन सा ये डिडक्टिव अप्रोच है 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 67, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 67 पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, ये डिडक्टिव अप्रोच जर्नल टू पर्टिकुलर होता है, और यहीं से क्वेश्चन उठा रखा है, ये उठा रखा। When you're going to teach about profit and loss directly, you announce the formula of interest, that is I is equal to PTR बटे 100 and solve different related problems by using this formula। तो बेसिकली पहले आपको फॉर्मूला बता दिया, इसको हम जर्नल रूल्स टू स्पेसिफिक बोल सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट भी बोल सकते हैं। जिनमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं डिडक्टिव अप्रोच की, आप देख लेना। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? कहाँ गए थे हम? ये थे। ये ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया तो कन्वर्ट किया, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस है, बाकी कोई मतलब बात तो सेम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी वाइल इमिटेटिंग अ मॉडल, जब आप मॉडल को इमिटेट कर रहे हो, एक मॉडल की नकल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। तो मॉडलिंग इफेक्ट के बारे में जो बंडूरा साहब की थी उसके बारे में पूछा गया है। वी मस्ट गिव अटेंशन टू द मॉडल, बिल्कुल ठीक बात है भाई, अटेंशन देनी पड़ेगी, जब तो आप उसके बारे में देखोगे भाई किस बिहेवियर को आपको मॉडल करना है फिर कॉपी करना है। मस्ट हैव सम वेज ऑफ रिटेनिंग वट वी हैव सीन, बिल्कुल ठीक बात है। जो आपको बिहेवियर इमिटेट करना है फिर मॉडल करना है, बेसिकली मॉडलिंग है, जो आपको मॉडल करना है, जो आपको करके दिखाना है, मॉडल कॉपी करना है, जो वो आप दिमाग में तो रखोगे कि वो जिस बंदे को आप कॉपी कर रहे हो कि हाँ भाई ये कैसे चलता था, ये कैसे डांस कर रहा था, इसका वे ऑफ मूवमेंट क्या था, बोलने का तरीका क्या था, तो रिटेन करना पड़ेगा, रिटेंशन। और लास्ट इज मस्ट हैव नेसेसरी मोटर स्किल्स टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर। ठीक है भाई, अगर आप वो चलना कॉपी कर रहे हो उसका, या फिर उसका थिरकना या फिर डांस करना कॉपी कर रहे हो, तो आपके पास मोटर स्किल्स भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा हो कि आप चल ही ना पाते हो या फिर आपके पास प्रॉपर मोटर स्किल्स नहीं और आप डांस करना चाह रहे हो, तो कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, और एक और होता है मोटिवेशन, जिसमें हमारे पास मोटिवेशन होनी चाहिए उस मॉडल को कॉपी करने की लगातार, है ना। बस वो चीज़ है। बाकी इसका 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन ठीक है। बाकी आपसे बताऊं इसको, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 17, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 17। हीरा अटेंशन,
रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और लास्ट इज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेट रहना उस मॉडल को कॉपी करने के लिए। पॉइंट इज क्लियर। अगर आप बोलोगे सर ये डिट्टो लाइन कहाँ से उठाई है, बिल्कुल कॉपी करी हुई, तो डिट्टो भी आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ से उठाई है। 219 पेज नंबर, बिल्कुल डिट्टो दिखाऊंगा, बिल्कुल डिट्टो कॉपी लाइन कहाँ से उठाई गई है, ये यहाँ से उठाई गई है भाई, आप देख लो। बाकी इसकी कोई नीड थोड़ी है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से उठाई गई है। अटेंड टू द मॉडल, हैव मेनी वेज ऑफ रिटेनिंग what we have seen in symbolic form, have the necessary motor skills to reproduce the behavior, और लास्ट इज reinforcement contingencies, बेसिकली हम मोटिवेशन की बात करी गई है। पॉइंट इज क्लियर, reinforcement contingencies या फिर मोटिवेशन यहाँ पे लिखा गया है। पॉइंट इज क्लियर। ये वही पीडीएफ है जहाँ से हमने वॉटसन की अभी थ्योरी क्लियर करी थी, शेपिंग वाली चीज क्लियर करी थी, ये वही पीडीएफ है, समझ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ये मैं आपको ऑफिशियल आंसर की दिखाता हूँ, देखना। ठीक है, सेम लैंग्वेज है, इंग्लिश में पूछा गया था, तो बेसिकली वहीं से उठाया गया है। ठीक है, डिट्टो लाइंस। हाउ कैन वी मेक मैथमेटिक्स लर्निंग जॉयफुल? कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के अंदर लिंकेजेस बनाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है, यूजिंग मैथमेटिकल गेम्स, पजल, स्टोरीज टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स। सबने कर दिया होगा इसका उत्तर, बोथ 1 और 2 इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17, 50% बच्चों ने ठीक है यार सही जवाब दिया है, तब तो आप इसका जवाब दे ही दोगे, क्या दिक्कत है। Ascertaining the rate of growth of various species of plant and animals, the arrangement of leaves in different plants and trees, the rate of heartbeat and measuring blood pressure, etc. are the few examples of use of mathematics. The above statement represents the combination of mathematics. अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, अभी आगे आने वाले एक शायद डिसिप्लिन 4 में आएगा अच्छा क्वेश्चन, वो बता रहा था मैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया कौन सा क्वेश्चन कौन सा था। ये तो आसान है, इसमें आप देख ही पा रहे हो मैथमेटिक्स का किसके साथ रिलेशनशिप बताया गया है। इसमें देखो हार्ट बीट आ गया, प्लांट एनिमल्स आ गए, तो ये क्या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी तो भूगोल होती है, जमीन से जुड़ी हुई कुछ, लिटरेचर नहीं है, तो साइंस ही है। हार्ट बीट आ गया, प्लांट्स एनिमल्स की बात चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। डिफेंड, अपोजिट डिफेंड का मतलब डिफेंड करना, और उल्टा मतलब अटैक करना, इसका तो कुछ है ही नहीं, सबने कर दिया होगा, अपोजिट बताना था इसका। क्वेश्चन नंबर 159, हाँ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कितने बच्चों ने क्या किया है क्या नहीं। 22% ने, यही वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। Which of the following is an example of the use of maths in environmental learning? तो मैथ्स का एनवायरमेंटल लर्निंग में कहाँ इस्तेमाल है? पहला, ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ माउंटेन। त्रिकोणमिति एक पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने में मदद करती है। दूसरा, प्लानिंग अ स्कूल कैंपस इंक्लूडिंग अ स्कूल गार्डन रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ लेंथ एरिया टू बी यूज्ड। स्कूल के बगीचे सहित एक स्कूल परिसर की योजना बनाने के लिए लंबाई, उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र की माप की अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। भाई बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब ठीक नहीं, मतलब आगे देखते हैं। In upper primary classes, children are encouraged to write a paragraph under the specified number of words. तो ये 3 है। देखो ये वर्ड्स वाला, पैराग्राफ वाला, ये तो आपने काट दिया होगा। अब आपकी कंफ्यूजन पहले ऑप्शन में होगी, दूसरे ऑप्शन में होगी, यही दिक्कत होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बोथ 1 और 2 कहीं आपको मिला नहीं होगा, तो शायद आपने ओनली 1 या ओनली 2 में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी। जिसने ओनली 1 लगा दिया होगा उसका गलत हो जाएगा, जिसने ओनली 2 लगाया था उसका सही हो जाएगा। अब गलत और सही कैसे मापा ये बताता हूँ आपको। आपको लेके चलता हूँ मैं 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 37, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 37। देखो अब ध्यान से, मैथमेटिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की, मैथमेटिक्स और अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज का क्या रिलेशन है। मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर, ये जो पॉइंट नंबर 4 था ना, जिसमें हम बड़ी क्लासेस में बच्चों को बोलते हैं कि आपको 200 वर्ड्स में एक लेटर लिखना है या फिर 500 वर्ड्स में एक आर्टिकल लिखना है, तो जहां पे भी ये, क्योंकि कनेक्शन हो गया ना कि लिटरेचर होगी, लिखने वाला काम हो गया और वर्ड्स का काम आ गया 500-600, तो वो हो गया मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो हम प्रॉपर वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं ना, बड़ी क्लासेस में लिखा हुआ है ना, 5,000 वर्ड में लिख दो कोई भी चीज, वो सब चीजें। मैथमेटिक्स एंड साइंस में कहाँ इस्तेमाल है भाई? मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपको, कहाँ गया मेरा माउस, मैथमेटिक्स साइंस में कहाँ इस्तेमाल है?
100 डिग्री पे वाटर बॉईल करता है, मतलब मैथ और साइंस तो मतलब आप मान लो एक सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट, उसमें तो हर जगह ही मैथ है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडी। मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडी में देखो आप क्या कर सकते हो। प्लानिंग अ स्कूल कैंपस इंक्लूडिंग स्कूल गार्डन रिक्वायर्स द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया टू बी यूटिलाइज्ड। ये पॉइंट हमें दिया हुआ है मैथमेटिकल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में। और क्या कर सकते हो, अपने आसपास के एरिया को, स्कूल के एरिया में सिमेट्री चेक कर सकते हो और उसको सुंदर बना सकते हो, है ना। बैलेंस और न्यूट्रिशन डाइट में हमें प्रॉपर प्रपोर्शंस में फूड खाना चाहिए, ये भी ईवीएस के अंदर आएगा, समझ गए। मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी के अंदर क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स इन फाइंडिंग द हाइट ऑफ माउंटेन, ये क्वेश्चन। मैथमेटिक्स और हिस्ट्री में, भाई हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो समय का टाइम के हिसाब से इवेंट, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, भाई 1947 से अभी तक क्या हुआ, 1857 से 1947 तक बीच में क्या हुआ, वो सारा मैथ्स एंड हिस्ट्री हो गया। पॉइंट इज क्लियर। मैथमेटिक्स एंड आर्ट एजुकेशन कैसे, भाई जो भी हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, कोई आर्ट बनाएंगे, वो प्रॉपर प्रपोर्शन में होना चाहिए। लाइक जैसे मुंह है, अब ये नहीं कि थोपड़ा इस साइड से बड़ा कर दिया, इसे छोटा कर दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स और किसका काम है, आर्ट एजुकेशन काम है। मैथमेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन का काम क्या है, जो हम पीटी करते हैं 1 2 3 4 जो पीटी करते हैं वहां पे काम है इसका। रैप्स गिनने में काम है, रिपीटिशंस गिनने में काम है, रनिंग में टाइम का काम है, मीटर का काम है, समझ रहे हो वहां पे। बस ये इसके कुछ क्या थे, ब्रांचेस थी। पॉइंट इज क्लियर। तो क्लियर ही कर दी मैंने सारी चीजें आपको। कहाँ गया, हाँ, ये क्या है मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी, ये क्या है मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, और ये क्या है मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर। तो क्या आ जाएगा, ओनली 2। पॉइंट इज क्लियर। तो इसका भी ओनली 2, समझ गए। चलो, अब ना इस क्वेश्चन से मुझे दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है, अब आप पहले खुद देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है मुझे और इन्होंने क्या गलती करी है। क्वेश्चन है, अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस इन नेचर है, then prove that the measure of opposite angles of the arm of equal length are same. The above problem can be solved in which of the following methods. यदि एक त्रिभुज समधी बाहु है तथा सिद्ध करो कि समान समान लंबाई की भुजा के विपरीत कोण के माप समान है। बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपने पढ़ी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, इस साइड के जो साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, वो भी बराबर होंगे। सिंपल सी बात ये कहने की है, समझ गए। कोई दिक्कत, ये हमें प्रूव करना है बस, ठीक है। ऑप्शंस देखो अब ध्यान से, इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, परियोजना विधि। अब इसमें देखो आप कितने बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 7% ने। आपने जो भी उत्तर दिया, अगर मुझे बताओ लिख के, क्वेश्चन नंबर 160 क्या उत्तर आपने दिया है। दिक्कत क्या है क्या नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इंडक्टिव मेथड आपको पता है क्या है, प्रोजेक्ट मेथड आपको पता है क्या है, शायद आप सिंथेटिक में और फिलहाल एनालिटिकल मेथड में जिसमें थोड़ी सी भी कुछ चीजें पड़ी होंगी वहां, वो यहीं पे कंफ्यूज होगा, ठीक है। अब मैंने आपको लेके चलता हूँ 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 69, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 69 पे लेके चलता हूँ आपको मैं। ध्यान सुनना आप, दो टाइप के मेथड होते हैं। देखो वो ऊपर वाले भी हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ये वाले मेथड, ठीक है। ये है एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड। एनालिटिकल मेथड में बता दिया, जिसमें हम तोड़ तोड़ के समझते हैं, लिखा हुआ है वी ब्रेक अप द अननोन प्रॉब्लम इनटू सिंपलर पार्ट्स एंड देन सी कि हम कैसे इन्हें रिकंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एनालिटिकल मतलब तोड़ तोड़ के सीखना या फिर समझना, सिंथेटिक मतलब जोड़ जोड़ के समझना। ये बात आ गई समझ में आपको, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एनालिटिकल मेथड की, किसकी, एनालिटिक मेथड की। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, पहली बात होता है कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस या फिर अननोन टू नोन, अननोन टू नोन। कहने का मतलब ये, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, इफ ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे डी, प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट देख रहे हो, 2ac माइनस 2b स्क्वायर बटे बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 2b बटे डी। अब है क्या, मैंने क्या बोला, एनालिसिस मेथड इज तोड़ तोड़ के समझना, और इज अननोन टू नोन। अब इस स्टेटमेंट में देखो, आपके पास नोन तो ये चीज है, अननोन क्या है, इस चीज को। अब एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के अननोन टू नोन, मतलब हम तो
हमें ये नहीं पता क्या है, मतलब ट्रू तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना। अननोन टू नोन, हम क्या करेंगे, इस अननोन चीज को जो कि हमें प्रूफ करनी है उसको तोड़ते 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 कहां तक ले जाएंगे, इस तक, नोन तक, एनालिटिकल मेथड, कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस। पॉइंट इज क्लियर? ये हमारा एनालिटिकल मेथड। सिंथेटिक मेथड है इसका उल्टा। सिंथेटिक मेथड क्या है, इसका उल्टा। सिंथेटिक मेथड में क्या है लिखा हुआ है अभी, प्रोसीड फ्रॉम व्हाट इज गिवन टू प्रूविंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, सिंथेसिस मींस प्लेस टुगेदर थिंग्स दैट आर अपार्ट, बेसिकली जोड़ जोड़ के समझना। अब हमारे पास एग्जांपल ही दे दिया, इफ, वही क्वेश्चन है, इफ ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे डी देन प्रूफ ये। अब मैंने क्या बोला, जो ये कौन सा मेथड है, सिंथेटिक मेथड है, ये है जोड़ जोड़ के समझना, या फिर नोन टू अननोन। क्या, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, या फिर इसका उल्टा, ये था कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस, ये है हाइपोथेसिस टू कंक्लूजन। समझ गए? अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली का, ए बटे बी सी बटे डी। अब इसी में हम, भाई देखो जैसे इसमें किया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड से, फिर दो साइड जीरो ऐड कर दी, बेसिकली इसी को इस्तेमाल करते हैं हम फाइनल अननोन चीज पे पहुंच जाएंगे। ये बात आ गई समझ में? दो चीजें समझाने की मैं समझा दी, प्लस एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो एनालिटिकल मेथड है इज कंसिडर्ड एज मींस ऑफ डिस्कवरिंग द प्रूफ। इसके थ्रू हम प्रूफ को निकालते हैं, डिस्कवर करते हैं। और सिंथेटिक मेथड के थ्रू हम प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। समझ आ गई? ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पेपर में आए हुए हैं, मतलब आगे वाले पेपर में। अब ये क्वेश्चन ना हम यहां से उठाया गया है, इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन प्रूव दैट मेजर्स ऑफ एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल, की जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है, बेसिकली प्रूफ करना है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये प्रूफ करना है जो एंगल अपोजिट एंगल्स है, सॉरी जो साइड्स के अपोजिट एंगल है वो इक्वल हो, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब ना ये आपकी कॉल है कि आप इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करो या फिर आप इसको सिंथेटिक मेथड से सॉल्व करो। एनालिटिकल मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, जो अननोन चीज है, जो अननोन चीज है उसका इस्तेमाल, अगर आपने 10th में मैथ पढ़ी हो तो उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था, और दोनों टाइप क्वेश्चन आते थे। एक तो क्वेश्चन आता था कि अगर बताओ कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो प्रूफ करो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरा सवाल इसके अपोजिट ही आता था कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये प्रूफ करो साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों है। तो वही मैं कह रहा हूं, ये अब आपकी कॉल है, आप इसको एनालिटिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करो या फिर सिंथेटिक मेथड के थ्रू सॉल्व करो। समझ पा रहे हो? अगर आप इस अननोन चीज को पकड़ के सॉल्व करोगे, आपने अगर मान लिया जो अननोन चीज है जो आपको प्रूफ करनी है कि जो अपोजिट साइड्स के एंगल है वो इक्वल होंगे, अगर आपने अननोन चीज को पकड़ के प्रूफ किया, मतलब अननोन टू नोन गए, तोड़, जो अननोन चीज को तोड़ तोड़ के आप नोन तक जाओगे, एनालिटिकल मेथड। और अगर आपने इफ अ ट्राइंगल आइसोलेस इसी से स्टार्ट किया और इसी में चीजें जोड़ 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 के, मतलब नोन चीज में जोड़ जोड़ के आप अननोन तक जाओगे, तो वो हो जाएगा सिंथेटिक मेथड। कहने का मतलब ये है, हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एनालिसिस और सिंथेसिस कोई भी अपना मेथड लगा सकते हैं। लिखा हुआ है मेथड ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस इज अप्लाइड फॉर सच प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स वेयर इफ एंड देन टाइप ऑफ लॉजिक इज नीडेड। कहने का मतलब ये, इस सवाल में हम एनालिसिस भी और सिंथेसिस भी दोनों चीज लगा सकते हैं। प्रूफ कर दिया मैंने, प्रूफ कर दिया। अब देखना, ध्यान से रुकना एक बार, टेक्स्ट बुक पर और ऑफिशियल आंसर की में, टेक्स्ट बुक पर और ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर सिंथेसिस मेथड दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी गलत है, ऑप्शंस गलत है। अब ये ऑप्शन पता गलत क्यों हुए, ऑप्शन गलत क्यों हुए, मुझे पता है एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है, आई वेरी वेल नो। उसने देखा भाई एनालिटिकल मेथड ये है, इसकी हेडिंग के नीचे सारी चीजें हैं, उसके बाद उसने देखा सिंथेटिक मेथड है, उसकी हेडिंग के नीचे ये सारी चीजें हैं। अब ये चक्कर क्या है, सिंथेटिक मेथड की डेफिनेशन के नीचे ही ये चीज दी हुई है और उसने इसका क्वेश्चन बना दिया बस, जबकि उसने जस्ट इससे ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ी, मेथड ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस इज अप्लाइड फॉर सच प्रॉब्लम्स, जहां पे इफ और देन का लॉजिक अप्लाई होता है। समझ गए? तो अगर इतनी डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन डिटेल पेडागोजी स्पेशल। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके ऑप्शंस ही गलत है, ऑफिशियल आंसर की में भी और टेक्स्ट बुक पर भी। इसका आएगा बोथ एनालिटिकल
एंड सिंथेटिक मेथड। तो कैसा लगा ये एनालिसिस मेरा आप सभी को? होप सो क्लास लेने में मजा आया होगा। ये थी 11th ऑफ नवंबर 2019 शिफ्ट 3 के 60 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिसिप्लिन 1, 2 एंड 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू डिसिप्लिन 4 एंड डिसिप्लिन 5। आई विल ट्राई डिसिप्लिन 4 के 20 क्वेश्चन और डिसिप्लिन 5 के अगले 20 क्वेश्चन हम अगली एक क्लास में कंप्लीट कर लें। प्लीज एक और आपसे ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो क्या, एक रिक्वेस्ट ही है, क्लास कैसी लगी? मतलब यार ये इनसाइट्स ना, मैं वही कह रहा हूं, आप चाह कर भी नहीं पता कर पाओगे। ये इनसाइट्स आप चाह कर भी नहीं पता कर पाओगे अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक से, या फिर कोई भी एजुकेटर नहीं करवा पाएगा। अगर किसी एजुकेटर ने, आप जेन्युइनली मान लो, जेन्युइनली देख लेना, अगर किसी एजुकेटर कोई 2019 के पीवाईक्यू करवा रहा है, अगर कोई पीवाईक्यू करवा रहा है, उसका ये क्वेश्चन जाके देख लेना, बस जाओ। कोई भी आपकी नजर में करवा रहा 2019 की पीवाईक्यू, उसके जो मैंने इस पेपर में क्वेश्चन गलत बताए हैं, और ये क्वेश्चन जाके देख लेना किसी ने क्या बताया होगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सेट है मामला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप सभी के साथ क्लास लेके, क्लास समझ के मुझे बहुत मजा आया। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। थैंक यू सो मच।